I would want that we come to illustration number 3 now. Come on. Illustration number 3. What do they say? So illustration 3 says Cali company sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales. So now again the same thing coming, which indicates कि आपको फर्स्ट केस के जैसे लेके चलना है, कैजुअल वाला. And are passed through the day book. Just before the end of the financial year, 100 gas containers जिसकी कॉस्ट थी 900 had been sent to the dealer on sale or return basis. कि देख लेना सामान तुम्हारा बिक रहा हो तो बेच दो, नहीं हो तो हमें रिटर्न कर सकते हो आप. एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 1200. तो कॉस्ट थी 900 बट आपने जो सेंड किया सेलिंग प्राइस वो 1200 था. आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड. तो कितने बिके? 20 ही बिके. आर सोल्ड कितने का बिका? 1500 रुपये का. 1500 हमने तो भेजा था 1200 का और बिक कितने का गया? 1500. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट. So I would prefer one should pass all the journal entries so that करनी hardly any entries है. So why not do all of them? सबसे पहले the goods are sent to the dealer. How many are sent? 100. And they were sent at 1200. चलिए, let's go and write the entry. Customers account debit to sales account. Customers account debit to sales account. अब 100 भेजे थे और कितने पे भेजा था? 1200. ओके. अब क्या हुआ? इसमें से 20 गैस कंटेनर्स बिक गए हायर रेट पर. तो हायर रेट पे बिके तो हमको और लेना है, तो हमारा डेटर बढ़ेगा. तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 20 यूनिट्स पर 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. 1200 से तो आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे. अब हुआ क्या? आपने भेजे 100 यूनिट, 100 में से 20 गए, ये कंफर्म है. बचे 80 के लिए. 80 के लिए कोई रिप्लाई नहीं आया. तो जो रिप्लाई आया ही नहीं, क्या करना है? रिवर्स एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. ठीक है. वो जो 80 है उसको हम रिवर्स कर देंगे. जब सेल दिखाई थी तो कितने से दिखाई थी? क्या रेट से? 1200 से. आज जो उसको रिवर्स कर रहे हैं तो भी कितने से? 1200. और अगर अब ये बिके नहीं हैं तो ये फिर हमारा स्टॉक है, तो आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ा लेंगे. इन्वेंट्री विद कस्टमर किसके पोजेशन में है अभी? उन्हीं के. टू ट्रेडिंग अकाउंट. टू ट्रेडिंग अकाउंट. और किससे दिखाना है ये हमेशा? कॉस्ट. कॉस्ट कितनी दी थी क्वेश्चन में इनकी? 900. 900 से आपने अपना असेट रिकग्नाइज कर लिया. चेक करिए सारी एंट्रीज. ठीक है. ओके. चलिए जाएं और ज़रा हम अपना कैलकुलेशन चेक करें. कहाँ गया भाई? ये कुछ अलग डिज़ाइनर वो है. प्रोजेक्शन व्यू आता है. प्रोजेक्शन. इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सेल की तो एंट्री नहीं करी है. दे हैव स्टार्टेड विद द एडजस्टमेंट. तो वो जो एक्सेस करना था, मतलब 20 इंटू सेकेंड वाला 300, 6000 से डेटर को बढ़ाना है. तो
तो इन्होंने पहले डेटर को बढ़ाया और सेल को बढ़ाया, दूसरा रिवर्स करना है तो अपन ने कर लिया 80 इंटू 1200 मतलब 96,000 से रिवर्स। और इन्वेंट्री विद कस्टमर दिखाना है तो वो कितने से दिखा दी, 8 8 64, 8 9 72, तो 72,000। नाउ बच्चों लेट्स गो एंड डू आवर इलास्ट्रेशन नंबर 5 जो कि कह रहा है ए सेंस गुड्स ऑन अप्रूवल टू अ फ्यू कस्टमर्स। सबसे पहली बात तो कह दी उन्होंने फ्यू, कभी कभी अप्रूवल वाली चीज़ चलती है, मतलब ये कौन सा बेसिस हो गया, कौन सा केस है तुम्हारा, कैजुअली वाला फर्स्ट वन। आगे कह रहा है इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। ऑन 31st मार्च द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। कुल मिला के डेटर से कितना लेना है, 1 लाख, विच इंक्लूड्स जिसमें से 7,000 रुपए के गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो 7,000 रुपये का ऐसा सामान है जिसके लिए कोई कंफर्मेशन अभी मिला नहीं। अब बच्चों जो कंफर्मेशन मिला नहीं तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसा मान लो जैसे कि सेल हुई ना हो और डेटर को डेटर ना दिखाओ और सेल को सेल ना दिखाओ और वो स्टॉक मान लो कि आपका है ना। आगे कह रहे हैं दीज गुड्स वर सेंट आउट ऑन 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस एंड वर सेंट टू, किसको भेजे गए, भेजा एक्स को 4,000 का सामान और वाई को भेजा 3,000। एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मतलब अगले महीने, मार्च के बाद। एक्स ने कहा मैं स्वीकार कर रहा हूँ सामान, और वाई ने कहा मैं सामान को लौटाने वाला हूँ। दोनों अपने अपनी अपनी बात करी नेक्स्ट मंथ में इन अप्रैल। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दीज थिंग्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च। मतलब मार्च तक आप कैसे क्या इसका प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं, पहले तो ये बताइए। उसके बाद अगली बात आ रही है शो एंट्रीज जो कि अप्रैल में करनी रहेंगी। मतलब आपको मार्च तक, अगर मार्च में हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं तो क्या है, और अप्रैल में जाके आगे क्या होगा वो भी बताना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 16 को 60,000 थी। मतलब पहले से जो स्टॉक रखा हुआ है आपके पास अदर देन ये वाला 60,000 है ही, ठीक है। अब पहले मैं चाहूँगी कि जो मार्च तक की है हम वो डिस्कस कर लें, फिर अप्रैल वाली सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब आज ही इसी के सेकंड में। चलिए लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले मैं लिखूँ 31 मार्च 2016। अब 31 मार्च 2016 7,000 वाली की कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मान रहे हैं कि सेल नहीं हुई, तो इनकम कम करनी है इसलिए सेल डेबिट हो रही है। सेल्स अकाउंट डेबिट 2, डेटर कम कर देंगे तो 2 ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितने से, 7,000 रुपये से। ओवरऑल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे, 1 लाख, 7 के कम कर दो ऐसा मान के कि सामान वो लेंगे ही नहीं। अब वो नहीं लेंगे तो सामान हमारा है, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर है हमारी, हमारा असेट है, हम असेट बढ़ा रहे हैं इसलिए डेबिट कर रहे हैं। इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट 2, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट 2 ट्रेडिंग अकाउंट। इसको इससे दिखाना रहता है, दे आर सपोज टू शो दिस एट कॉस्ट। जगह छोड़िए, नीचे जाइए, वर्किंग नोट बनाइए और वहाँ लिखिए कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं प्रॉफिट तो मिलता है हमको सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कहा है सेलिंग प्राइस है 7,000, कॉस्ट हमको पता नहीं, और प्रॉफिट का भी कुछ कहा है, कितना है 25%। 25% किसका, कॉस्ट का ही। अपने को बहुत अच्छे से आता है ये पूरा सॉल्व करना। चलो जाओ निकालो ज़रा संभाल के, ट्रांसपोज करके कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट आ रही है मेरी 5,600। 5,600 जाइए ऊपर एंट्री में 5,600 रुपये लिख दीजिए, 5,600। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन ने साथ में ही कहा आपसे बैलेंस शीट कैसी क्या दिखेगी वो भी बताइए। हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बना दीजिए एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का, मैं लिख दीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है।
अब बात ये आई कि ट्रेड रिसीवेबल्स अंदर लिख रही हूँ मैं, पहले 1 लाख के थे, अभी आपने ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कर दिए, मतलब कम कर दिए, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स दिखेंगे 93,000 के। क्लियर। बात कह रहे हैं हम क्लोजिंग स्टॉक की, तो पहले से 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक था ही, उसमें आप ऐड कर देंगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर। इन्वेंट्री विथ कस्टमर कितना आया था आपका 5600, और ये दिखा देंगे आप 65,600 पर। अब मैं अगर इसके अलावा आपसे कहूँ तो 4 चीज़ें हैं, देखिएगा आप ज़रा ध्यान से थोड़ा। ट्रेड रिसीवेबल असेट कैटेगरी की चीज़ है, बैलेंस शीट पर असर पड़ गया, जबकि सेल्स इनकम कैटेगरी की चीज़ है, तो इसका ट्रेडिंग में असर पड़ता है। तो हम ट्रेडिंग तो बनाने को कहा नहीं, इसलिए इसका कुछ नहीं करना है। ऐसे में कहूँ इन्वेंट्री विथ कस्टमर, ये असेट है, तो इसलिए इसका बैलेंस शीट पर असर पड़ गया। अब ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग है बेटू, तो यहाँ असर कैसे पड़ेगा, तो हमको सिर्फ बैलेंस शीट की चीज़ों पे इफ़ेक्ट दिखाना था, तो वो ऐसा आ जाएगा। डेट लिख दीजिएगा ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। क्लियर। चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। क्वेश्चन आगे की बात कर रहा है, 2016 मार्च 31 ओवर। अब कह रहा है ऑल्सो शो एंट्रीज कब, अप्रैल 16 में भी बताइए, अप्रैल 2016 में भी एंट्रीज बताइए। अब पॉइंट निकल के आ रहा है, बात ये निकल के आई, ये सेंटेंस देखिए, एक्स सेंड्स द इंटीमेशन 30 को, किस चीज़ का, एक्सेप्टेंस के लिए, कि वो सामान रखने को तैयार है। अब हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने मार्च में कर दिया था, ये एंट्री करी थी, मार्च में हमने कर दिया था सेल्स का उल्टा, रिवर्स, जैसे कि सेल हुई नहीं और जैसे कि वो सामान लेगा ही नहीं ऐसा, पर उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो लेना है, तो अब लेना है तो आपको उसको डेटर बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ डेट डालेंगे, कौन सी डेट, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, और आप यहाँ लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट या फिर एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 4,000। क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि पहले रिवर्स कर चुके हैं, जबकि उसने सामान अब रख लिया, तो कंफर्म हो गई कि इनकम हुई है, तो इनकम दिखाना है, और पैसे लेना है तो डेटर दिखाना है। जबकि वाई ने सामान रिटर्न कर दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो ठीक है, हम तो पहले ही रिवर्स कर चुके थे, तो हमने तुम्हें कभी डेटा दिखाया ही नहीं, मतलब पहले दिखाया था फिर रिवर्स कर दिया, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में जितनी भी इनकम थी वो भी हम रिवर्स कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस, यस। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। उसका लॉजिक लिख लेना, वाई के लिए क्यों नहीं हो रहा, वाई के लिए क्यों कोई एंट्री नहीं हो रही, बिकॉज it was already reversed, it was already reversed in March 16, पहले ही रिवर्स हम उसको कर चुके थे, पहले ही हम उसको रिवर्स कर चुके थे, ठीक है। Now I want that, let me just go through practical question number 2, that's something relevant which you can do. Let's take up practical question number 2 bete. As I told you in the beginning, the chapter is not big, it's not tough also, it's quite small, so you can consider almost 60% of the chapter is already over. Yes ma'am, yes. So practical question number 2 is what I am talking about. आ जाइए इस पे। It says on 31st December 2016, goods sold at a sales price of 3,000. Goods sold at a sales price of 3,000. ठीक है, वो lying with the customer. किसके पास रखा है, कस्टमर, इन्वेंट्री विद कस्टमर। रितु टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sale.
तो पहले इसको एज एक्चुअल सेल दिखाया जा चुका है, मतलब डेटर को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर चुके हैं। आगे कह रहा है सिंस नो कंसेंट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम ऋतु, अभी तक ऋतु से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास adjustment entry presuming goods were sent on approval basis at cost plus 20% profit। आगे एक बात और कह दी, present market price is 10% less than the cost price। पहला काम रिवर्स करना है, किस चीज़ को, सेल को। तो क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, sales account debit to trade receivable या to ऋतु या to customer, और ये किससे रिवर्स करेंगे, जितने का भेजा था 3000। इनकम दिखाई थी 3000, तो आज इनकम को हटा रहे हैं तो 3000 से। अगली एंट्री पे आइए, इन्वेंट्री विथ कस्टमर account debit to trading account okay। now let's just check it out। क्वेश्चन ने कहा था कि कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, तो नीचे जाके आप पहले तो कॉस्ट निकाल लें, कॉस्ट प्लस 20%, मतलब ये प्रॉफिट वाला पार्ट है, ऑन कॉस्ट it is equal to selling price। so you can like simply go and calculate your cost। selling price कितनी है 3000, तो 3000 divided by 120%, so that's coming 2500। कॉस्ट कितनी आ रही है 2500, पर जब हम इन्वेंट्री दिखाते हैं तो हमको किससे दिखाना है, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 2.5 है, बट मार्केट में जब आप इसको बेचोगे तो 10% और कम का बिकेगा, तो मार्केट प्राइस निकाल लीजिए, इसमें 10% और कम करिए, कैलकुलेटर पे 2500 माइनस 10 फिर परसेंट दबा दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, इट्स कमिंग 2250, 2250। This calculation you must show via working note। It's very simple, but the question doesn't have anything, so at least show something in it। और यहाँ रेफरेंस के वर्किंग नोट में कैलकुलेशन आप देख लीजिए। So inventory with customer account debit to trading account, inventory with customer to trading account 2250। I hope that makes absolute sense, that's very clear। Now if I talk about the questions, so in your module you have got only 5 illustrations, and apart from that you have got 3 practical questions, out of which we have done 1 and there are 2 remaining। Before I take up that, I would want that I go to your RTP and check over there if there is anything of this sort, so we'll do that, and if not then we'll go to the other methods there। okay, so here I go to CA Foundation में RTP में let's do the one which we have in front of us first of all। तो May 19 मुझे पहले दिख पा रहा है, wow, that's superb। if you look at the question you will observe over there it's exactly the one which we did right now, it's exactly the one we did right now। which RTP it is, I'll just put a tick mark for that purpose, even you can do that। you look at the question, the best thing is this only when the question gets repeated। so this is your RTP May 19, ठीक है, and it's your which is exactly coming like practical question 2 जो हमने अभी किया, practical 2, तो ये हम यही मान लेते हैं कि हो गया, ठीक है। now just go and give the number
It's your May 20 RTP. Alright, so what does it say now? It says Mr. Ganesh sends out goods on approval to a few customers. Now when they are saying few, तो इनका यूजुअल काम नहीं है कि सामान वापस आता रहे. पहला केस चल रहा है कैजुअली. देखिए मैं आपको वर्ड पर बार बार एम्फेसिस दिलवा रही हूँ जिससे कि आप एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. They are further saying includes the same in the sales account. On 31st March 18, the trade receivables balance stood at 75. If you read this question, somewhere I am able to get that feeling of illustration 5. So they are saying overall trade receivables were 75,000, जिसमें से 6,500 वो हैं जो कि they were sent on approval basis, against which no intimation is received during the year. Cool. If no intimation is received, we are going to reverse the entry and that's it. And we are going to record it like our asset inventory with customer. Those were sent at 30% over and above cost price. So that means this is your profit. Mr. What is this name? Aditya 3,900 का. और दूसरा मिस्टर बखीराम 2,600 का. ठीक है. पहले वाले ने अपना इंटीमेशन दिया एक्सेप्टेंस का 25 को, एक्सेप्टेंस, और दूसरे ने रिटर्न कर दिया. ठीक है. मेक द एडजस्टमेंट एंट्री. शो हाउ विल द थिंग्स कम इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च. ऑल्सो अप्रैल में क्या होगा बताइए. क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 50,000. ऐसा ही था तुम्हारा क्वेश्चन 5 इलस्ट्रेशन 5. चलो हाँ जी, तो हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो तुम्हारी है एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है. फॉर्मेट के साथ लेट्स गो एंड चेक कैसे क्या करना है. ठीक है. आई एम मेकिंग फॉर्मेट है विच इज़ रेलेवेंट फॉर 2 एंट्रीज, तो उतने के हिसाब से आप भी बनाइएगा. लिख देंगे जाके एडजस्टमेंट. यार my pen is working really bad, please bear with it. Adjustment entry, date 31st March 18. I was about to write 16. 31st March 18. सबसे पहले बेटू कंफर्मेशन मिला नहीं तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है सेल को सेल ना मानो, उस पर प्रॉफिट ना दिखाओ, रिवर्स कर दो. सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री आ जाएगी कितने से 6,500. बात क्लियर. दूसरी बात आती है अगर सेल नहीं हुई तो फिर वो हमारा सामान है तो हम उसको लिखेंगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर, इन्वेंट्री विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब यहाँ पे किससे लिखना रहता है कॉस्ट, तो जाएंगे यहीं नीचे और यहीं लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है. अभी लिखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. कॉस्ट पता नहीं, प्रॉफिट ज़रूर क्वेश्चन में कुछ दिया है जो कि कितना है 30%. 30% किसका कॉस्ट का इज इक्वल टू 6500. सॉल्व करो और कॉस्ट निकालो. और थोड़े से अगर समझदार होगे तो ये समझ गए होगे कि 30% का मतलब होता है 30/100, और 30/100 करो तो 0.3 आता है, और इधर ऐड करो तो 1.3 से डिवाइड होता है. तो हर बार ऐसे ही है. 20 है तो 1.2 से डिवाइड कर दो, 25 है तो 1.25 से डिवाइड कर दो. बाकी ये उनके लिए है जो कॉमन सेंस चलाते हैं, जो नहीं चलाते वो गधमाली कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ एनी डिफरेंस. इज दैट सो मैम? दैट्स नॉट सो, बट लेट मी से सो. Go and write it there. 5,000, and you must always give reference of the working note. Working note 1. Working note 1. Now this is done when? This is done in March. ठीक.
They also ask you to show how the things will appear in balance sheet. So I'll be showing here. I have some space. Okay, so we can clearly write extract of balance sheet. Now don't write BS the way I am writing. You have to write balance sheet on 31st March 18. Now first we can talk about trade receivable. Don't write TR, you have to write trade receivable. What was the value given? 75,000. Now out of 75,000, go and look at the first entry. क्या हो रहा है यहाँ ट्रेड रिसीवेबल को? क्रेडिट, मतलब कम. माइनस कर दीजिए 6500. कितना आएगा? Come on, pick up your calculator and do it. You are getting 68,500. Okay, moving to next. What is next? What is next? After that you have stock, closing stock 50,000. क्लोजिंग स्टॉक जो पहले से उनके पास है वो 50 है, और उनका सामान जो कस्टमर के पास है, लिखिए इन्वेंट्री विद ग्राहक. किससे दिखाएंगे आप? कॉस्ट पे 5,000 ऐड करिए, बाहर दिखाइए 55,000. ऑल राइट. और यहाँ भी चेक कर लीजिए, वो असेट है, ये असेट है, इन पे इफेक्ट डाल दिया. ये इनकम है. ट्रेडिंग बनाते तो कम करते, ये ट्रेडिंग बनाते तो दिखाते. तो पर्पल पर्पल यहाँ आ गया, ये पर्पल और ये पर्पल. क्लियर? सो है योर May 20 की RTB का क्वेश्चन गेट्स कंक्लूडेड. लेट मी गो एंड जस्ट चेक. दिस वाज May 20 and what's your attempt? What's your attempt? What's your attempt? So let's open that. November 20 की RTB. Why are you not opening, Siri? Then open now. Now it will open, don't worry. It will, come on. November 20. Good, my bachche log are waiting for you. And the same question is getting repeated again. Now which question is coming up there? Practical question number 3. Practical question number 3 is what is getting repeated over there now. And the point is that you have not studied till now, है ना? So let's do one thing. यहाँ तक जो फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस, उसके हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कर लिए. जो हमारा सेकेंड मेथड है उसका बेसिक नोटिंग हम करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन विथ. जाइए और हेडिंग डालिए जाकर. नंबर टू, केस नंबर 2 फॉर अकाउंटिंग. फर्स्ट, low number of transactions, a rare casual fee. These are the words associated. You have to treat like they deal like ordinary sale. So all that is associated with it. चलिए अगला लिखिए. When such transactions take place frequently. तब कभी कभी हो जाता है. Such transactions take place frequently. Such transactions take place frequently. उसमें लिखो जाके when such transactions take place frequently. लिखिए in such case of sale या in such sale मतलब कई बार ऐसा होता है कि this keeps happening. In such sale on transfer of goods, कई बार ऐसा होता है बेचते हो आप वापस आ जाता है, बेचते हो आप वापस आ जाता है. So this is something repeatedly happening. लिखिए इन सच सेल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जब आप सामान उठा के दे रहे हैं किसी अन्य इंसान को ऑन अप्रूवल बेसिस. ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सेल इज़ नॉट रिकॉर्डेड. क्योंकि बात ये है आप देते हो वापस आ जाता है, देते हो वापस आ जाता है, देते हो, तो आप कितनी बार रिवर्स करोगे? यूल शो सेल रिटर्न, यूल शो सेल रिटर्न. तो रिपीटेडली डूइंग द एंट्रीज एंड रिवर्सिंग द ओल्ड इफेक्ट
इज स्टूपिडिटी. सो दे आर सेइंग कि ऐसा आपके साथ फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है. सो बेटर इज जब आप सामान किसी को भेज रहे हो, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो सामने वाला वापस कर दे. तो डोंट शो इट एज एन एंट्री. डू नॉट रिकॉर्ड इट इन योर मेन बुक्स. डू नॉट मेक देम डर्टी unnecessarily. Don't make them lengthy. Entry kari reverse, entry kari reverse, entry kari reverse. So that's going to make it cumbersome, huge. Why? It's not having any additional meaning. Don't put it over there. Okay, लिखिए जाके. In such sale, on transfer of goods, sale is not recorded. Sale is not recorded. आगे लिखो, rather it is recorded in a memorandum day book. तो जो मेन सेट ऑफ बुक्स हैं, मेन सेट ऑफ बुक्स है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, उनको गंदा नहीं करना है. आप अलग से एक रजिस्टर रख लीजिए और उसके अंदर उस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए. सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन अ मेमोरेंडम डे बुक. इन अ मेमोरेंडम डे बुक. इन अ मेमोरेंडम डे बुक. मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन. It is something which is temporary. It is something which is going to help out. It's going to ease out. But that's not part of the main thing. ऐसा. Rather, it is recorded in memorandum day book. आगे लिखो, and only when customer shows his intention. जब customer अपनी नियत, intention, behavior से show करे कि वो लेने को तैयार है. Only when customer shows his intention. Only when customer shows his intention और takes some action. और उसकी हरकत से ऐसा लगे, कपड़े पहन के निकल गया तो भाई मतलब ले लिया सामान, बैग टांग के निकल गया मतलब ले लिया सामान. और टेक सम एक्शन, इंडिकेटिंग परचेज, जिससे लग जाए कि हाँ वो खरीदने को तैयार है. इंडिकेटिंग परचेज. सेल इज रिकॉर्डेड इन एक्चुअल बुक्स. तब जाकर जो एक्चुअल किताबें हैं, एक्चुअल अकाउंट्स हैं आपके, उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है. जब तक आपने टेम्परेली कहीं लिख के रख लिया कि हमने इस इंसान को इतना इतना सामान दिया है, जैसे ही लगे कन्फर्म है तो इधर डाल दो, कन्फर्म नहीं है तो डालने की ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, ओके ओके. चलिए जाइए, इसका लिखिए जाके. मेमोरेंडम डे बुक. मैम क्या हमें ऐसा बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना है, नॉट एट ऑल. सिर्फ ये आपके मॉड्यूल में थ्योरी में कवर्ड है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, तो मैं आपका नॉलेज के लिए बना दिया है. तो आप टेंशन ना लें कि मैम ये इतने कॉलम रटना है क्या. वेरी इजी इट इज़, डोंट वरी एट ऑल. लिखिए मेमोरेंडम डे बुक. उसका नाम लिखो स्पेशल पर्पस बुक. व्हाट इज़ द स्पेशल पर्पस? वी आर सेंडिंग टू समबडी, सो वी आर सेपरेटली नोटिंग द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन. Once that person confirms, then only we will write in the main book. And if that person does not confirm or returns, then यहीं के यहीं हम उसको scribble करके वो करके close कर देंगे. अपनी main books को गंदी नहीं करेंगे. So it's for a special purpose, such that your main books do not get dirtful, they do not become huge, they do not become unnecessarily bulgy. That is the reason. Okay, लिखिए. So it's a special purpose book. इट इज़ अ स्पेशल पर्पस बुक जिसका नाम दिया जाता है सेल और रिटर्न डे बुक. सेल और रिटर्न डे बुक. सेल और रिटर्न डे बुक का मतलब क्या होता है? लाइक अ सब्सिडरी बुक. ऐसा. डे बुक समथिंग इन विच यू आर गोइंग टू राइट द रूटीन थिंग्स. ऐसा. सेल और रिटर्न डे बुक लिखा. अब सुनिएगा आप मेरी बात. होता क्या है, जैसे आपको पता होगा, वी गेट द थिंग्स प्रिंटेड, राइट. वी गेट द स्टेशनरी प्रिंटेड. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सॉर्ट ऑफ बुक. किसी के बिजनेस में अगर ऐसा रूटीन में हो रहा है, बेचते हैं, सामान आ जाता है, अगले को भेजा आ गया, थोड़ा भेजा आ गया. सो दिस इज समथिंग फ्रीक्वेंटली हैपनिंग. सो व्हाट दे डू इज दे गो टू प्रिंटिंग वाला. इवन इफ दे डोंट गो टू प्रिंटिंग वाला, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दे जनरली हैव अ रूम अपने ही ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए. उसके अंदर वो फॉर्मेट बता देते हैं कि हमको ऐसा फॉर्मेट चाहिए, और उसमें बड़े बड़े साइज़ में प्रिंट आउट निकल के आ जाता है. सो देयर इज अ बिग रजिस्टर एंड इन दैट रजिस्टर ऑल दीज कॉलम्स आर पहले से ड्रॉन. यू जस्ट सपोज टू एंटर द डिटेल्स, दैट्स इट. तो देयरफॉर इट्स वेरी स्पेशल. ऑर्डिनरीली नहीं मिलती, डिपेंडिंग ऑन द यूज. इफ यू नीड इट, सो यू कैन गेट इट प्रिंटेड और यू कैन जस्ट ऑर्डर इट एंड देन दे आर गोइंग टू सेंड इट टू यू. दैट्स द वे स्टेशनरी वाले. ठीक है, लिखिए. इसमें 4 ब्रॉड सेक्शंस बनेंगे. पहला सेक्शन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. दूसरा सेक्शन गुड्स रिटर्न्ड. तीसरा गुड्स अप्रूव्ड. चौथा बैलेंस. सो देयर आर 4 सेक्शंस. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पहला सेक्शन है. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. नाउ व्हेन आई विल बी सेंडिंग इट टू समबडी, आई एम सेंडिंग इट टू मिस्टर ए, आई हैव सेंड इट टू बी, आई हैव सेंड इट टू सी. सो एट दैट टाइम आई विल नोट इन दिस कॉलम, आई विल राइट द डेट, आई विल राइट नेम ऑफ दैट पर्सन, और आई विल राइट द डिटेल्स, अमाउंट फॉर अमाउंट जो कुछ भी है उतना, कितने रुपए का सामान है, क्या है, तो वो सब इधर आ जाएगा. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. उसमें चार कॉलम्स हैं.
किस डेट को दिया, किसको दिया, उसके बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन और अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए का सामान। दूसरा साइड में उसके गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड। अब मानिए मैंने सामान ए को दिया, ए भाई ए को सामान दिया 2000 का 1 जनवरी 18 को। अब यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, 10 जनवरी 18 को ए ने सामान 1000 रुपये का रिटर्न कर दिया, तो गुड्स रिटर्न्ड यहाँ आ जाएंगे, गुड्स रिटर्न्ड यहाँ आ जाएंगे, ताकि वो आपस में टैली रहे कि भेजा था तो उसमें से वापस आ गया, ठीक, कूल, नो प्रॉब्लम। गुड्स रिटर्न्ड, उसमें लिख दो डेट पर्टिकुलर्स फुल योर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फुल योर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फुल योर अमाउंट, ठीक है। अगला कॉलम लिख दो गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड मतलब रख लिए, वापस नहीं करेंगे, कंफर्मेशन मिल गया, गुड्स अप्रूव्ड। नाउ दिस इज़ द कॉलम जिसको हम एक्चुअल बुक्स में जाकर रिकॉर्ड करने वाले। अप्रूव हो गया, कंफर्म हो गया, मतलब इससे सेल हो गई, तो इसको आप एक्चुअल बुक्स के अंदर लेके जाएंगे, गुड्स अप्रूव्ड। तो डेट कब अप्रूव हुई, क्या सामान है, कौन पार्टी है, कितने रुपए का है, ऑल दैट। बैलेंस मतलब देखिए टोटल सामान भेजा था, उसमें से जितना वापस आ गया, जितना उन्होंने रख लिया। अब बैलेंस मतलब क्या होगा, क्लोजिंग, मतलब जिसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। ये क्या है, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, और है किसके पास, कस्टमर के पास, जिसका कंफर्मेशन अभी नहीं मिला। मतलब गुड्स आर गुड्स विच आर लाइंग विद देम, दे हैव नॉट रिटर्न्ड इट, दे डिड नॉट कंफर्म इट, इट्स स्टिल विद देम, दैट्स द थिंग, ठीक है। अब ये वाले कॉलम के नीचे लिख देना, गुड्स अप्रूव के नीचे, details of this section goes into the actual books and recorded as sale, details of this section goes in the actual books and recorded as sale, क्योंकि you understand frequent मतलब things are happening every now and then. Now you pass entry for sale and they return it, you reverse, again you pass entry, reverse, again you pass entry, reverse, and what the hell is happening, is there anything else left or not। इसीलिए अपनी मेन बुक्स को ख़राब ना करें, रफ में उसको लिखते चलें मेमोरेंडम किताबों में, एक बार कंफर्म हो जाए सेल है, देन पुट इट इन योर एक्चुअल बुक्स, ओके। So details of this section goes in the actual book, और बैलेंस का लिख दो, with this inventory in, with this inventory with customer is recorded। अगर ये एंड आ जाता है तो इस कॉलम में जितना है मतलब उतना पूरा किसके पास है, कस्टमर के पास, तो क्या रिकॉर्ड हो जाएगा इससे, with this inventory with customer is recorded, with this inventory with customer is recorded, क्योंकि वो आपके पास तो रखी नहीं है। तो जब आपके यहाँ स्टॉक टेकिंग होगी, मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के टाइम भी बताया, स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक का काउंट, उससे क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, तो ये तो स्टॉक आपके यहाँ रखा ही नहीं है, उनके यहाँ रखा है, तो फिर क्या, तो इसको आपको क्या दिखाना है, इन्वेंट्री विद कस्टमर। आपका जो खुद का दिखेगा वो क्लोजिंग स्टॉक दिख ही जाएगा, बट जो आपके पास नहीं है, आपके पोजेशन में अगले के पास है, तो पर वो है तो आपका ही ना, क्योंकि उनने कंफर्म नहीं किया, तो एटलीस्ट वो आपका है, तो उस पर आपने इनकम दिखाई नहीं है अभी तक, उसको सेल दिखाया नहीं है, तो वो आपका स्टॉक हुआ, तो उससे क्या दिख जाएगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर। क्या ये पोर्शन आपने नोट कर लिया? हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको एब्सोल्युटली क्लियर भी है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि आप मान लीजिए आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट है। मॉड्यूल में से आपको कोई रीडिंग नहीं करनी, मॉड्यूल में से जो भी रेलेवेंट था सब कुछ मैंने नोट्स के थ्रू आपको डलवा दिया है। आरटीबी में वही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो रहा है, जो हमारा लेफ्ट आउट क्वेश्चन है, तो तुम्हारा थर्ड मेथड और बचे 2 तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो हम अगली क्लास में करेंगे और चैप्टर को कर देंगे फ्रीज। सो दैट्स अ वेरी छोटा चैप्टर, एंड इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो आ सकता है, चांसेस कम होते हैं ये चैप्टर आए, बट हाँ अगर आप आधा 1 घंटा रिवाइज करके जाएँ और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अच्छे से करके रखो चैप्टर को रिवाइज, नेक्स्ट क्लास अपन मिलते हैं एंड विल कंक्लूड द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।